नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीए फाइनल ईयर, इसमें एक बुक चला करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र। ये बुक जो है बीए पार्ट 3 में पेपर फर्स्ट की है, जो इकोनॉमी का एक पार्ट है। इस बुक में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते कैसे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसमें टैक्स के क्या क्या सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस बुक के अंतर्गत। इस बुक को पढ़ने के बाद में विद्यार्थियों आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थ, लक्षण एवं लाभ, ये आपका चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थ, लक्षण एवं लाभ। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थात हमारा जो व्यापार है, इस व्यापार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से भाग है? पहला हमारे पास आंतरिक, अंतर क्षेत्रीय, गृह व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार। देखेंगे विद्यार्थियों, एक बार दोबारा देखेंगे कि आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। वो आंतरिक व्यापार कह सकता है, वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार बोल सकता है, वो गृह व्यापार बोल सकता है और वो राष्ट्रीय व्यापार भी पूछ सकता है। इन चारों का मतलब एक ही है। जैसा पता चल रहा है कि आंतरिक व्यापार क्या होता है। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार का मतलब ये होता है जो एक देश की सीमाओं के अंतर्गत हो रहा हो, जो एक देश की सीमाओं के अंतर्गत हो रहा हो, वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। लेकिन विद्यार्थियों, हम एक बार इससे पहले और चलते हैं और कुछ मुख्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जब पूरे विश्व में जनसंख्या कम थी, जब पूरे विश्व में जनसंख्या कम थी, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं ही वस्तुओं को उगाता था तथा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी पूरी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। अब आवश्यकता ज़्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। अब सारी की सारी आवश्यकताओं को क्या एक व्यक्ति पूरा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक युक्ति लगाई, मनुष्य ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम किसी एक विशिष्ट वस्तु का उत्पादन करें। तो सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक विशिष्ट एक योजना बनाई, जिसके अंदर यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो होगा या व्यक्तियों का समूह जो होगा, वो अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करेगा। अब हुआ क्या? एक व्यक्ति ने गेहूं उगाए, एक व्यक्ति ने सब्जी उगाई, अन्यत्र किसी व्यक्ति जो उसने फ्रूट, फल उगाए। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के खेती करने लगा, उत्पादन करने लगा। अब यहाँ से शुरू क्या हुआ? वस्तु विनिमय शुरू हुआ। जिस व्यक्ति को फ्रूट की आवश्यकता थी, फल की आवश्यकता थी, वो गेहूं जो है
वो फल वालों को दे देता था और वहाँ से फल ले लिया करता है। इसी प्रकार से जिनको सब्जी की आवश्यकता है वो सब्जी दे देता था और गेहूँ ले लिया करता था। और अगर फ्रूट वाले को सब्जी की आवश्यकता है तो वो सब्जी वाले को जो फ्रूट जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो प्रदान कर दिया करता था और सब्जी वाला उस फल वाले को फ्रूट या फल सब्जी दे दिया करता था। फ्रूट या फल नहीं, सब्जी दे दिया करता था। तो इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? इससे मुद्रा का चलन नहीं हुआ। व्यक्ति अभी भी मुद्रा की लालच में नहीं आए थे। यहाँ पर केवल अभी इतना हो रहा है कि एक वस्तु लेनी है और आवश्यकता अनुसार उसी के समानांतर हमें दूसरी वस्तु देनी है। कोई निश्चित नाप तोल नहीं था। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता वाली वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति से पूर्ति कराने के लिए उन्हें कुछ वस्तुएं दे दिया करता था और अपनी आवश्यकता की वस्तु उनसे ले लिया करता था। इस प्रकार से वस्तु विनिमय का चलन हुआ। वस्तु विनिमय का चलन हो गया है, उसके बाद में जनसंख्या और बढ़ी और आवश्यकताएं और बढ़ी, व्यापार जो है हमारा वो और बढ़ने लगा। अब व्यक्ति क्या करे? फिर धीरे 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 हम जो मनुष्य थे उन्होंने मुद्रा का चलन प्रारंभ किया। अर्थात किसी देश की एक विशिष्ट मुद्रा बनाई गई, किसी राज्य की एक विशिष्ट मुद्रा बनाई गई। देश तो अभी बनाए, पहले तो भारत देश है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्राचीन काल की हम बात करें, राजा महाराजा समय की अगर बात करें हम, तो वहाँ पर जो हमारा देश जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तब उन्होंने अपने अपने राज्य की मुद्रा बनाई तथा उस मुद्रा की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वस्तुओं का आदान प्रदान करना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से दो राज्य या एक ही राज्य या दो जिले आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के रूप में, मुद्रा के स्वरूप में करने लगे। अर्थात मुद्रा दे दी जाती थी और व्यापार कर लिया जाता था। अब इस व्यापार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतरक्षेत्रीय गृह व्यापार या आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसके अंतर्गत दो राज्य आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार करते हैं। जब दो राज्य आपस में मिलकर व्यापार करते हैं या किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार करता है, तो ऐसा व्यापार जो होगा वो आंतरिक व्यापार या अंतरक्षेत्रीय व्यापार अथवा गृह व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दूसरा हमारे पास जो आता है वो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है देश की सीमाओं के बाहर जाकर व्यापार करना तथा देश की सीमाओं के अंदर भी हमें विभिन्न वस्तुओं को आयात कर लेना। इस प्रकार से एक देश की सीमाओं को तोड़कर अन्य देश की सीमाओं में जाकर आयात अथवा निर्यात करना ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं। आप इसे विदेशी व्यापार भी कह सकते हो, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हो। विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक व्यापार जो होगा, गृह व्यापार जो होगा, देश की सीमाओं में रहकर किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होगा वो देश की सीमाओं से बाहर जाकर किया जाता है, जिस प्रकार से हम किसी वस्तु का आयात और निर्यात करते हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है विद्यार्थियों
कि जब एक व्यक्ति या एक देश उस देश में जिस प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है वो उसी प्रकार की वस्तुओं का अधिक निर्माण करता है, वो उस प्रकार की वस्तुओं का अधिक निर्माण करेगा और उन्हें विदेश में बेचने के लिए भेज देगा। और वो देश अगर वहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं बन रही है जिसकी आवश्यकता इस देश को है तो वहाँ से वो सामग्री भी मंगवा सकता है, वस्तुएं भी मंगवा सकता है और मुद्रा भी मंगवा सकता है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के मध्य व्यापारिक संबंध होने लगे। अब बात आती है, हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्वदेशी व्यापार जो हमारा आंतरिक व्यापार है इसके बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है। परंतु अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानताएं क्या क्या है। डिफरेंट तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, अपितु उनमें समानता क्या है, आज हम उन समानता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहली समानता क्या है इसमें? पहली समानता है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार होता है तो दोनों ही व्यापार की पद्धतियों में श्रम का विभाजन किया जाता है, विशिष्टीकरण का उपयोग किया जाता है। आप किसी भी प्रकार की कंपनी में चले जाओ, अगर एक ही व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्य दे दिए जाते हैं तो वो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से या सही तरीके से पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यक्ति एक है और कार्य उसके पास अनेक है। तो इसके लिए कार्य का विभाजन करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात एक व्यक्ति के पास एक या दो कार्य आप उन्हें दे दो, वो उन्हीं दो कार्यों पर या एक कार्य पर कार्य करता जाएगा, कार्य अति शीघ्र पूरा भी हो जाएगा और हमारी संस्था का लक्ष्य भी पूर्ण हो जाएगा। और जब व्यक्ति किसी एक ही कार्य को करता जाता है, हमने श्रम का विभाजन कर दिया है, जब एक ही प्रकार का कार्य करता जाता है तो उसमें वो विशिष्टता हासिल कर लेता है और वो उस संस्था के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। उस विशिष्टता से वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में अत्यधिक निपुण हो जाता है, क्योंकि एक ही कार्य बार बार करता जा रहा है। जब वो किसी कार्य को लेकर निपुणता प्राप्त कर लेता है तो उसे पता होता है कि हमारा कौन सा कार्य किस प्रकार से सही तरीके से पूर्ण होगा और इसकी लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत या राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत इस प्रतियोगिता के समय में अपना स्थान बनाए रख सके। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण जो है, चाहे राष्ट्रीय लेवल की कंपनियों या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कंपनियों, उन दोनों को ही श्रम का विभाजन या कार्य का विभाजन अथवा विशिष्टीकरण का उपयोग करना होता है। दूसरा, हमारे पास दो पक्षकारों का होना। जब आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो तो व्यापार का मतलब हमने पहले पढ़ा, एक प्रकार का अनुबंध हो जाना। जब आप व्यापार करोगे तो क्या आप अपनी वस्तु अपने आप को बेच सकते हो? क्या आप अपने आप से कोई प्रॉमिस कर सकते हो क्या, या किसी प्रकार का आप अनुबंध कर सकते हो अपने आप से? नहीं कर सकते, कानूनी रूप से हमेशा नहीं कर सकते। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राष्ट्रीय व्यापार हो, माल का क्रय विक्रय करने के लिए या माल का आदान प्रदान करने के लिए या माल का विनिमय करने के लिए व्यापारिक दृष्टि से कम दो पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये दो पक्षकार जो होंगे राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भी दो पक्षकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। आगे चलते हैं हम वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय।
विद्यार्थियों, पहले में थोड़ा सा समझ लेते हैं वस्तु व्यापार क्या है, सेवा व्यापार क्या है। तो वस्तु व्यापार का मतलब होता है ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय किया जाता हो। जो हमें, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी, जो वस्तुएं होंगी, उनका आदान प्रदान करना वस्तु व्यापार कहलाता है। और सेवा व्यापार के अंतर्गत किसी प्रकार की वस्तु नहीं, अपितु अदृश्य ऐसी चीज़ होती है जिनका हम आदान प्रदान करते हैं, जिनको हम देते हैं। अर्थात सेवाओं की बात करें तो सेवाओं का मतलब होता है अपने ज्ञान एवं चातुर्य से अपनी आजीविका जो है उसे कमाना, अपनी आजीविका को चलाना। जिस प्रकार से एक वकील होता है, वो किसी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करता है, वो केवल अपने ज्ञान जो उसने शिक्षा ली है वकालत की, चातुर्य, अपनी मानसिक जो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि जो है उसका उपयोग करता है और अपनी आजीविका कमाता है। जैसे शिक्षक, सीए, विभिन्न टेलीकॉम कंपनियां, ये वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करती, ये केवल सेवाएं देती है और उस सेवाओं के बदले हमसे किसी न किसी प्रकार की राशि ले लेती है। तो इस प्रकार का व्यापार जो होता है, जो वस्तु व्यापार एवं सेवा व्यापार कहलाता है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तु और सेवाएं दोनों व्यापार का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास ऐच्छिक सौदा। ऐच्छिक सौदा क्या होता है? ऐच्छिक सौदा ऐच्छिक सौदा क्या? ऐच्छिक सौदा का मतलब ये होता है जब दो या दो से अधिक व्यापारी जब आपस में व्यापार करते हैं तो किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ, कॉमर्स में एक चीज़ चला करती है, स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए उस पर। उसको डराया नहीं जा सकता, उसे धमकाया नहीं जा सकता, झूठ बोलकर व्यापार नहीं किया जा सकता, कपट करके व्यापार नहीं किया जा सकता। तो उसका किसी प्रकार की फ़ायदा नहीं उठाना है, उसकी इच्छा से व्यापार करना चाहिए। जब दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी स्वेच्छा से, पूर्ण शुद्ध मन से सेवाओं का और वस्तुओं का आदान प्रदान करे, आपस में व्यापार करे। अगर किसी प्रकार का मानसिक दबाव या कपट के अनुरूप व्यापार किया जाता है तो आप ये व्यापार ज़्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। कुछ समय तक तो आप व्यापार कर लोगे, परंतु बाद में दूसरी या तृतीय बार वो व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का व्यापार नहीं रख पाएगा, व्यावसायिक संबंध नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ कपट किया है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है। इसलिए ये एक प्रकार का ऐच्छिक सौदे होते हैं। और ये जो नियम होता है ऐच्छिक सौदे का, वो राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी भी प्रकार का व्यापार हो, सब में लागू होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर गलत वस्तु दे रहे हो, या झूठ बोलकर आप कोई वस्तु दे रहे हो, या आपके मन में कोई कपट है फिर आप उसको वस्तु दे रहे हो, या उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आप उसे वस्तु दे रहे हो, तो वो एक बार ले सकता है, दो बार ले सकता है, वो रेगुलर आपसे वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करेगा या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। इससे आपका व्यापार समाप्त हो जाएगा या व्यापार में कमी आ जाएगी। तो उसकी इच्छा के अनुसार व्यापार करना, और ये जो पॉइंट है ये दोनों में लागू होता है, चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं बल्कि सब जगह ये चीज़ें लागू होती है। अगला चलते हैं हम, उद्देश्य मात्र लाभ अर्जित करना होता है। देखेंगे एक बार हम उन कंपनियों को एक बार छोड़ देते हैं जो सामाजिक उद्देश्य से बनाई जाती हो, अर्थात जो समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती है सरकार द्वारा। इन कंपनी की हम बात नहीं करते, क्योंकि भारत सरकार कई प्रकार की ऐसी कंपनियां बनाई जाती है, वो बनाती है
जो उनका लाभ हो या ना हो, परंतु ऐसी कंपनियों का बनाना आवश्यक है, ताकि सामान्य जनता, समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका लाभ उठा सके। आगे देखते हैं। उद्देश्य मात्र लाभ कमाना होता है। तो मैंने बता दिया, ऐसी कंपनियों का आप छोड़ देना। बाकी की जो कंपनियां जो होगी, चाहे वो राष्ट्रीय कंपनी हो या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हो, उनका पहला उद्देश्य जो होता है वो लाभ अर्जित करना होता है, क्योंकि बिना लाभ के कोई कंपनी कार्य नहीं करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैनेजमेंट के अंदर एक रूल चलता है कि जिस प्रकार से मानव शरीर में ब्लड होता है, खून होता है, जो ब्लड जो होता है, खून जो होता है, जो मानव शरीर में कार्य करता है, वही मुद्रा या पैसा जो होगा वो किसी व्यापार में काम करता है। तो ये मुद्रा पैसा कहाँ से आएगा? वो लाभ से आएगा। जब एक कंपनी व्यापार करती जाएगी और लाभ कमाती जाएगी, उसके बाद रुपए या मुद्रा आती जाएगी और उसी मुद्रा का वो उपयोग अपने व्यवसाय में करेगा। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रीय स्तर की कंपनी हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना। अगला हमारा पॉइंट आता है राजनीतिक एवं सामाजिक संबंध। अब विद्यार्थियों थोड़ा डीपली सोचना एक बार, जब एक राज्य दूसरे राज्य से किसी प्रकार का व्यापार करता है और उन दोनों राज्य की संस्कृति अलग है, वहाँ का सामाजिक रहन सहन अलग है, वहाँ की बोलीचाली अलग है, वहाँ के राजनीतिक कारण अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है, लेकिन जब हम उसमें व्यापार करते हैं तो वहाँ पर हमारा सामाजिक संबंध भी बन जाता है, राजनीतिक संबंध भी बन जाता है और सांस्कृतिक संबंध भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी अन्य क्षेत्र में व्यापार करना है, अन्य राज्य में व्यापार करना है, तो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ही आपको वहाँ पर आप माल बेच सकते हो। वहाँ के राजनेताओं ने जिस प्रकार के नियम बनाए हैं, उन नियमों को पूर्ति करने के बाद आप वहाँ पर अपनी सामग्री को बेच सकते हो। तो इस प्रकार से राजनीतिक संबंध भी बन जाते हैं और समाज में सामाजिक संबंध भी बन जाते हैं, क्योंकि आप जिन वस्तुओं को बेच रहे हो उसे सामान्यतः समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होंगे वही खरीदते हैं और वही उनका उपयोग करते हैं। इसलिए सामाजिक संबंध जो होगा वो स्वतः ही बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप जो व्यापार कर रहे हो, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चलते हैं एक बार। अगर आप अमेरिका में जाकर साड़ियाँ या सूट बेचते हो तो ये जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर साड़ी और सूट का कोई चलन नहीं है। लेकिन आप वहीं पर उनकी संस्कृति के अंदर वो वहाँ पर आधुनिक कपड़ों को धारण करते हैं, उनको पहनते हैं। अगर आप आधुनिक कपड़े वहाँ पे लेके जाते हो तो आपकी कंपनी की बिक्री ज़्यादा होगी और लाभ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के राजनीतिक वातावरण, वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण एक अलग है और भारत का सांस्कृतिक वातावरण, यहाँ की राजनीति एक अलग है। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक ये संबंध जो है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में समान रूप से लागू होती है। तो विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं पाई जाती है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह देख लें, एक बार इनको सुन लें, समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारी बुक का मेन टॉपिक है। हमारी बुक का नाम ही यही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक है, अर्थशास्त्र है। पेपर ये फर्स्ट है BA फाइनल का। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।